नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल की तरफ से है, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल है और अभी इसको हमारी एयरफोर्स में रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल की जगह पर एक स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी के लिए हमारे सभी सुखोई में इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले से क्लियरेंस दिया जा चुका है और लगभग 400 से ज़्यादा मिसाइल को खरीदने के लिए भी ऑफिशियल ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। रिसेंटली इसको तेजस से भी फायर किया जा चुका है और तेजस के बाद अभी धीरे धीरे इसको MiG-29 फ्लीट में भी इंटीग्रेट करना शुरू किया जाएगा। अब इससे उम्मीद किया जा रहा है कि फ्यूचर में इसकी और भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने वाली है और साथ ही अभी अपने सेगमेंट में पूरे दुनिया भर में सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल मिसाइल भी होने वाली है, जिस वजह से इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अभी के लिए इनको सिर्फ भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और जो उनको इनिशियल 400 मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, इनको भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अभी फ्यूचर डिमांड को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र मिसाइल की प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सजेशन किया जा रहा है कि अभी किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अस्त्र मिसाइल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करना चाहिए। इस पर अभी DRDO की तरफ से विचार किया जा रहा है और एक सुइटेबल प्राइवेट सेक्टर पार्टनर को भी तलाश किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में अस्त्र मिसाइल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि वो अभी सेकेंड बैच में करीब 500 से ज़्यादा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को ऑर्डर करने वाले हैं, जो कि भारत डायनामिक लिमिटेड को देने के बदले शायद किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को मिलने वाली है, जिससे अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा और आगे चल के सुखोई, तेजस और रफाल में भी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से रिसेंटली होस्ट किए गए स्वावलंबन सेमिनार की तरफ से है। आप सभी को इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि अभी नेवी की तरफ से एक सेमिनार को आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें खास करके स्टार्टअप्स और MSME कंपनियों की तरफ से अपनी अपनी सिस्टम को डिस्प्ले किया जाएगा। इसी अवसर पर बिटमैपर इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इनोवेटिव AI बेस्ड सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, जिसे खास करके अभी लार्जर कैलिबर गन्स को इंस्पेक्ट और क्लीन करने के लिए डिज़ाइन किया गया। आमतौर पर जो लार्जर कैलिबर के गन्स, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, टॉर्पेडो ट्यूब जैसे सिस्टम होते हैं, इनको मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है या फिर इसमें अगर कोई खराबी आती है तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी समय लगता है। इसी को मिनिमाइज करने के लिए बिटमैपर टेक्नोलॉजी की तरफ से एक AI बेस्ड गन क्लीनर डिवाइस को डेवलप किया गया। कंपनी का एक क्लेम है कि उनके मुताबिक किसी भी मैनुअल प्रोसेस के मुकाबले उनकी AI बेस्ड क्लीनर सेफली और एक्यूरेटली गन को मेंटेन कर सकता है। इसमें मॉड्यूलर क्लीनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग हर तरह के गन्स को क्लीन कर सकता है और साथ ही उनको लुब्रिकेट भी कर सकता है। इसमें AI बेस्ड सिस्टम की मदद से गन्स की हर एक पैरामीटर को चेक किया जाता है और जहां पर भी गन को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको मेंटेन किया जाता है और ये सभी बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के किया जा सकता है और किसी भी मैनुअल प्रोसेस के मुकाबले काफ़ी तेज़ी के साथ भी किया जा सकता है। आगे चल के हो सकता है इन सिस्टम को नेवी और आर्मी कंसिडर कर सकती है, जिनको आर्टिलरी गन्स और नेवी अपनी नेवल गन या फिर टॉर्पेडो ट्यूब जैसे सिस्टम्स को मेंटेनेंस करने के लिए या उसको आसान करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट एडिशनल Su-30 MKI फाइटर जेट की तरफ से है। पिछले 2-3 सालों से भारत एडिशनल 12 सुखोई को खरीदने की कोशिश कर रहा है और अभी फाइनली हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी 12 सुखोई को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है। इसके बाद अभी रशिया की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी इन सुखोई की पार्ट्स को सेमी नॉकडाउन कंडीशन में भारत को सप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि जो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, यानी कि सैंक्शन लगने की वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया की तरफ से बात बताया गया कि वो भारत को सभी पार्ट को सप्लाई करने के लिए तैयार है। भारत को इन सिस्टम को डिलीवर करने के बाद इन सभी सिस्टम को भारत में HAL की तरफ से असेंबल किया जाएगा और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह भी किया जाएगा। तो रशिया की तरफ से बस एयरक्राफ्ट की मेन स्ट्रक्चर्स को, टाइटेनियम ब्लॉक जैसे कुछ सिस्टम को भारत को डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद इनको HAL की तरफ से भारत में असेंबल किया जाएगा। इसमें TOT का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि पहले से ही भारत को रशिया की तरफ से इन फाइटर जेट की TOT को दिया जा चुका है। अब जब भारत में इन 12 नए Su-30 MKI को असेंबल किया जाएगा तो इसमें अभी इंडियन मेड कम्युनिकेशन सिस्टम और एवियोनिक्स का इस्तेमाल करने का बात किया जा रहा है। अभी तक जो पुराने सुखोई हमें डिलीवर किए जा रहे थे या जिनको HAL की तरफ से पहले किए गए डील के हिसाब से भारत में मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, उसमें इंडियन सिस्टम के बदले हम ज़्यादातर फॉरेन सिस्टम जैसे कि फ्रेंच ओरिजिन सिस्टम या इजरायली सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो 12 सुखोई HAL की तरफ से अंत में बनाया जाने वाला, इसमें खास करके इंडियन मेड सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा।
इसमें उम्मीद किया जा रहा है कि शायद अभी उत्तम ऐसा रडार को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है और बाकी बचे हुए सभी एविनिक्स सिस्टम भी इंडियन ओरिजिन से होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसे एयरक्राफ्ट काफ़ी हद तक हमारे सुखोई फ्लीट में मौजूद बाकी सभी सुखोई के मुकाबले काफ़ी बेहतर और काफ़ी मॉडर्न स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट बन सकता है। साथ ही हो सकता है इसमें जिन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाएगा उसको सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए भी एक टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी 150 से भी ज़्यादा सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इनको रशियन ओरिजिन Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड की या मॉडर्न Su-30 SM स्टैंडर्ड की फाइटर जेट के स्टैंडर्ड का फाइटर बना सकता है। अगला अपडेट लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम की तरफ से है। अगर भारत की दो मेन राइवल्स की बात करें तो उनमें से चाइना के पास रॉकेट और आर्टिलरी सिस्टम के मामले में अभी भारत के मुकाबले काफ़ी एडवांटेजेस मौजूद है और इसी के लिए हम चाइना की रॉकेट फोर्स को सारा क्रेडिट भी दे सकते हैं, जिसमें चाइना के पास काफ़ी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट और आर्टिलरी सिस्टम मौजूद है, जिसको अभी भारत लैग कर रहा है। इसी बात को दर्शाते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबल रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया जा रहा है। आर्मी के मुताबिक अगर हमको मॉडर्न थ्रेट का सामना करना है तो हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने के अलावा मोबाइल सिस्टम होगा और उसकी एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि दुश्मन पर अंधाधुंध 10 रॉकेट को फायर करने के बदले अगर हम उसकी एक्यूरेट लोकेशन पर एक भी रॉकेट छोड़ दें तो वो काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी वजह से अभी लॉन्ग रेंज गाइडेड और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबल सिस्टम को डेवलप करने के लिए आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था। अभी तक अगर भारत की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए पिनाका रॉकेट सिस्टम सबसे पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन अभी इनका जो रेंज है वो इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो चाइना की रॉकेट फोर्स को मैच कर सकते हैं। और अभी DRDO की तरफ से पिनाका रॉकेट जो सबसे मॉडर्न वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है उसकी रेंज 120 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, लेकिन आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बाद DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अब एक ऐसी रॉकेट को डेवलप करने वाले जो कि 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस नए रॉकेट की रेंज पाकिस्तान की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले भी काफ़ी बेहतर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और इसे साथ पिनाका रॉकेट की Mark 4 वेरिएंट कहा जा सकता है, फिर Mark 4 वेरिएंट के तौर पर डेवलप किया जा सकता है और आगे चल के हमारी जो रॉकेट फोर्स होने वाला है उसमें इसको इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके, और अभी हम इंडियन आर्मी की इंडियन फील्ड गन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन फील्ड गन्स की बात करें इनको 1970s के टाइम पर हमारी ARD की तरफ से डेवलप किया गया था और उसके बाद ये गन सालों तक इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुके हैं। ये कि 105 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है और अभी हम इसकी दो अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से एक को लाइट फील्ड गन और दूसरे को इंडियन फील्ड गन कहा जाता है। और अभी हमारी जो टोटल आर्टिलरी स्ट्रेंथ है उसमें ये करीब 2400 के आसपास मौजूद है। हालांकि अभी इनको रिटायर करने का समय हो चुका है और आर्मी की तरफ से जिन 3000 नए आर्टिलरी गन्स को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा था उसे इंडक्ट करने का समय भी हो चुका है, लेकिन जैसे कि इसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला है और सभी 3000 गन्स को ऑर्डर करने में अभी 2030 तक का टाइम लग सकता है, तो इसी वजह से अभी इन गन्स को रिटायर करने के बदले 20 साल के आसपास और सर्विस में रखने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से जितने भी नए आर्टिलरी गन्स को अपने सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है वो सभी के सभी 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन और साथ ही जो एग्जिस्टिंग M46 गन्स थे उनको भी अभी आर्मी की तरफ से 155 mm स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा रहा है। और इसी वजह से अभी आर्मी को ये बात लगती है कि इंडियन फील्ड गन्स अभी 105 mm की स्टैंडर्ड में हमारे पास इकलौते ऑप्शन होने वाले और इनका ज़रूरत पड़ने पर एक अलग ही रोल हो सकता है, जिस वजह से अभी इनको 2040 तक ऑपरेशन रखने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।